Good morning, Class 7th. So, students, we are on chapter number 1, Earth Environment, and this chapter is related to a geography portion. We have done 4 chapters in the history portion. This is your SST book, and in this book, 4 chapters of history portion is done. Now we are moving forward to we have moved forward to a geography portion, and in this portion we are doing chapter number 4, Earth Environment, and we have started this chapter. And in this chapter we have done what do you mean by environment, what are the types of environment, what are the components of environment, the 4 domains of the earth we have also done the components of environment, which is mainly divided into natural or man-made environment. After that we have also done ecosystem. इसके बाद हम लोग आज के पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें है एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम. For this topic you have to come to page number 94. So इकोसिस्टम हम लोग देख चुके थे. इकोसिस्टम की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बोले तो एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लिविंग कम्युनिटी विद देयर एनवायरनमेंट एंड ऑल देयर इंट्रैक्शंस. तो वो ये जो इकोसिस्टम है जिसके अंदर मैन, ह्यूमन, एनिमल सभी एक साथ रहते हुए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम. तो इसमें 2 तरीके के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और ऐसे उसी के सामने आपके सामने 2 तरीके की पिक्चर्स हैं. इन दोनों पिक्चर्स को एक्सप्लेन करते हुए मैं डायग्राम को रीड कर देती हूँ. द एग्जाम्पल को रीड कर देती हूँ. एग्जाम्पल इज ऑन पेज नंबर 94. सो मोनी लिव्स इन असम. असम एक ईस्टर्न इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में एक स्टेट है विच गेट्स हैवी रेन इन द मानसून सीजन. और वो जो एरिया है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर गुजरती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है. बिकॉज ऑफ द एक्सेस वाटर इन ब्रह्मपुत्र रिवर वहाँ पर बाढ़ भी आ जाती है. तो वो चीज़ अलग बात है. यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि मौनी असम में रहती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है मानसून सीजन में. वहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले हार्डवुड फॉरेस्ट है जो बहुत ऊंचे हैं, कुछ अंडरग्राउंड भी हैं. वहाँ पर बहुत सारी बुशेज एंड टॉल ग्रासेस हैं. बहुत सारी बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं. इस एग्जाम्पल से हम इस डायग्राम को रिलेट करेंगे. मंकीज एंड बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज. हियर यू कैन सी दैट the rhinoceros and elephants live in the swamps. She is very excited when it rains because it brings lush greenery and prosperity in their region. So ये था एक ग्रीनरी वाला इकोसिस्टम. अब उसके बाद हम दूसरा इकोसिस्टम देखेंगे जो कि है एक कोल्डेस्ट रीजन वाला, लद्दाख वाला. दुलू नामग्याल लिव्स इन लद्दाख. 2 नाम यहाँ पर अभी हमारे सामने आए. मोनी जो कि असम में रहती है, दुलू नामग्याल रहते हैं लद्दाख में. नीचे जो पिक्चर है, दिस पिक्चर यू कैन रिलेट विद दिस विद लद्दाख रीजन. यहाँ पर ये एक माउंटेनियस रीजन है, कोल्ड है, रेनफॉल यहाँ पे बहुत कम हो रही है. सराउंडिंग्स में हिल्स हैं बट विदाउट मच वेजिटेशन. बहुत ज़्यादा आपको यहाँ वेजिटेशन ज़्यादा देखने को मिल नहीं रहा है. वो तिब्बतन डंकी और माउंटेन काउज के पीछे भागना उन्हें बहुत पसंद है. अल्पाइन ग्रासलैंड है यहाँ पर. कभी कभी ही समटाइम्स सी द शाई, लेमूर, याक्स एंड इपेक्स इन हायर एरियाज. ये एनिमल्स के नेम आ गए यहाँ पर. कोल्ड रीजन है नुब्रा वैली यहाँ पर है. और डबल हम्प्ड बैक्टीरियन कैमल्स भी उन्होंने देखे हैं विच आर रियर्ड बाय द नोमैडिक ट्राइब्स. नोमैडिक ट्राइब्स मतलब जो घुमक्कड़ प्रकार की ट्राइब्स होती हैं. तो यहाँ पर 2 रीजन है, 2 इकोसिस्टम की हम लोगों ने बात की, 2 वेजिटेशन की बात की, 2 तरीके की वाइल्ड लाइफ की बात की है, लाइफ स्टाइल की बात की है जो कि अलग अलग लोगों की है. असम में अलग तरीके से लोग रहते हैं और लद्दाख में अलग तरीके से लोग रहते हैं. So in the second last paragraph of examples of ecosystem, it is mentioned that the vegetation, the wildlife and the lifestyle of the people vary from place to place. असम में अलग तरीके से लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड है, लोगों की लिविंग अगर हम बोले लाइफ स्टाइल है. वेजिटेशन असम में अलग है, वहीं लद्दाख में वेजिटेशन अलग है. एनिमल्स असम में अलग हैं और लद्दाख में एनिमल्स अलग अलग हैं. तो यहाँ पर डिफरेंट एरिया में डिफरेंट इकोसिस्टम होता है. लोग एक दूसरे, अब मैं अगर याक को किसी डेजर्ट वाले इलाके में भेज दूँ तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर रहना, क्योंकि वो उस इकोसिस्टम के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाएगी. वही कैमल को हम किसी ठंडे बर्फ वाले इलाके में भेज दें
तो उसके लिए मुसीबत हो पाएगी। तो सब अपने एरिया के आसपास इंटरेक्ट करते हुए रहते हैं। Now last paragraph of examples of ecosystem. Even the village pond that Subro passes by on his village. Subro मतलब हम असम वाली बात कर रहे हैं। सॉरी सुब्रो हम पहले एग्जाम्पल जो हमने क्लास में स्टार्ट ही किया था, 2 एग्जाम्पल हमने देखे थे। वेस्ट बंगाल में एक बच्चा घूम रहा था, वो वाला एग्जाम्पल। जब सुब्रो एक छोटे पॉन्ड से जाता है ना, उस पॉन्ड का भी अपना इकोसिस्टम है, उसमें भी कुछ आपके एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, वो भी इंटरेक्ट करके एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे यहाँ पर वाटर लिली, लोटस की बात की जा रही है। एनिमल्स में फिश, फ्रॉग्स, एक्वेटिक बर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो इकोसिस्टम है वो क्या है, अलग अलग जगह का डिफरेंट होता है। डू यू थिंक व्हाट एक्वेरियम इज अ नेचुरल that aquarium is a natural resource? The answer is no, it is man-made. So now we are moving forward to our next topic, which is how large is an ecosystem. कितना बड़ा मान सकते हो आप उसको। We consider the earth as a giant ecosystem. अर्थ के पास बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। कैसे? अगर हम बात करें छोटे से पॉन्ड का हो सकता है, तो अर्थ तो कितनी बड़ी है, उसका बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम वेराई फ्रॉम एरिया टू एरिया। टाइनी पॉन्ड से लेकर सिंगल प्लांट का अपना अपना इकोसिस्टम है। इस घर का भी इकोसिस्टम या किसी एक जगह का, पर्टिकुलर जगह का अलग अलग इकोसिस्टम होता है। स्मॉल एरिया में सपोर्ट अ यूनिक कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे एक डायग्राम इंसर्टेड है, छोटा सा डायग्राम है, सॉरी फॉर दिस, बट यहाँ लिखा है स्मॉल एरिया, छोटे से छोटे एरिया। एक पॉन्ड जितने एरिया तक का भी एक यूनिक कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स हो सकता है। नाउ अब आगे की पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसके अंदर इंटरेक्शन विद बायोटिक एनवायरनमेंट बोला गया। बायोटिक से हम लोग ऊपर की तरफ आएंगे कि बायोटिक होते क्या है। सो आप लोग यहाँ पर आओगे, बायोटिक एरा। अबायोटिक मीन्स लैंड, वाटर एंड एयर। बायोलॉजिकल मीन्स बायोटिक। प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की तरफ आते। प्रोड्यूसर्स दोज हु प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर्स दोज हु कंज्यूम्स। जैसे प्रोड्यूस प्लांट्स कर रहे हैं और कंज्यूम उन्हें कौन कर रहे हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमंस कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर। प्लांट्स जो फूड है वो प्रोड्यूस करते हैं और हम लोग उन्हें कंज्यूम करते हैं। सो two components of biotic environment are producers and consumers. सबसे पहले इनको डिवाइड कर लो आप। बायोटिक एनवायरनमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर। नाउ विद इन द बायोस्फीयर प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर। प्लांट्स प्रोड्यूसर है हमारे बायोस्फीयर में। तो बायोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का इंटरेक्शन जहाँ पे हो रहा है। सो वहाँ इस बायोस्फीयर में प्लांट्स जो है हमारे प्रोड्यूसर हैं। They are capable of producing their own food directly from the environment. इन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटो मतलब अपने आप ही अपना खाना बना लेते हैं। वो किसकी मदद से, डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की हेल्प ली हम लोगों ने। फोटोसिंथेसिस अभी जो प्रोसेस देखा है ना, हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो वही चीज़ है, प्लांट्स अपने आप अपना खाना बना लेते हैं। बना तो हम भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ पर प्लांट की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है ना। अगर हम बनाएंगे तो भी हमें हेल्प तो इन्हीं चीज़ों की चाहिए होगी जो हमें प्लांट से मिलता है। सो द मेन सोर्स इस अपने फूड प्रोसेसिंग के प्रोसेस के लिए सोर्स कहाँ से मिलता है। सो द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी विद इन द बायोस्फीयर, सबसे मेन एनर्जी क्या है, सन है। सन से ही सारी हीट, टेम्परेचर हम लोगों को मिलता है। ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज दिस एनर्जी डायरेक्टली टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, एंड दिस प्रोसेस यू हैव डन इन योर साइंस क्लास ऑल्सो। सो इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होनी चाहिए। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है द कंज्यूमर्स। पहले हमने प्रोड्यूसर्स की बात कर ली। प्रोड्यूसर्स कौन है, प्लांट्स हैं। कंज्यूमर्स मतलब हम जो कि उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। So consumers are organisms that cannot produce their own food directly from the environment. ऐसा नहीं है कि मैंने धूप से प्रार्थना की और या फिर सन से प्रार्थना की और हमें फूड मिल गया। हमें क्या है, हमें डायरेक्टली इन्वायरमेंट से नहीं मिल रहा है। हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है किन पे, हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है प्लांट्स पे और अदर ऑर्गेनिज्म पे, ताकि फॉर देयर सप्लाई ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, जो उन्हें एनर्जी मिल रही है उससे वो हमें फूड को सप्लाई कर सके। जैसे अगर मैं प्लांट से बात कर रही हूँ फ्रूट्स की, तो फ्रूट उसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस के जरिए
उसने अपना खाना बनाया, फिर उसके बाद जो वो प्रोड्यूस करता है वो हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूमर्स आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन एनवायरनमेंट फॉर देयर फूड डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने प्रार्थना की और हमारे हाथों में फूड आ जाएगा, फिर हम लोगों ने कोई जादू किया तो फूड आ जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग डायरेक्टली नहीं डिपेंडेंट है, हम लोग डिपेंडेंट है प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म पर। किसके लिए? फूड के लिए। इन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। नाउ ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स को मैंने सेम कलर में इंडिकेट किया बिकॉज ऑटोट्रॉप्स मतलब अपना खाना खुद बनाने वाले, हेटेरोट्रॉप्स मतलब अपना खाना डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं एंड प्लांट्स पर और अदर ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। नाउ अब देखिए कंज्यूमर की बात हो गई, इन सब की बात हो गई, अब उसकी क्यों ना एक डायग्राम देख लिया जाए इस तरीके से जिसमें हम हर एक इंसान की बात करें। सबसे पहले तो हम हर्बीवोर्स की बात करते हैं। हर्बीवोर्स का मतलब है जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। हमारे एग्जाम्पल है काओ, गोट, डियर, ठीक है। तो ये ऐसे इंसान जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स मतलब हरा भरा खाने वाला हर्बीवोरस बोलेंगे ना। कार्निवोरस मतलब जो कि मीट खाते हैं, ओके। कार्निवोरस जैसे लायन हो गया आपका, टाइगर हो गए, लियोपार्ड हो गए, ये आपके घास वगैरह नहीं खाते, ये सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, मांस खाते हैं। अब उसके बाद ओमनीवोरस, ओ करके हम बोलेंगे, ओ करके कोई इंसान सारा खा जाता है तो हम बोलेंगे वो प्लांट्स भी खा रहा है और वो एनिमल्स भी खा रहा है। तो ओ करके हमने क्या किया, ओ करके हमने हर्बीवोरस भी और कार्निवोरस भी। ऐसे इंसान द ओमनीवोरस दैट कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों जो कंज्यूम करें उसे हम बोलते हैं ओमनीवोरस। सबसे अच्छा एग्जांपल हम है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए जैसे बियर, बैबून्स एंड बैडगर्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल है जो कि मीट भी खा रहे हैं और प्लांट्स भी खा रहे हैं। और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो कि डेड दैट स्केवेज और डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, जैसे वल्चर। अब देखिए किसी एनिमल की डेथ हो गई है, अब उसकी जो बचा हुआ जो पीसेस होते हैं, मांस का टुकड़ा होता है, उसे जो गिद्ध होते हैं ना वो खाते हैं। कभी कभी हम फ्रेजेस में बोलते हैं कि बोटी बोटी करके गिद्धों को खिला देंगे। तो यहाँ पे बात आ रही है एकदम एंड तक उसे फिनिश कौन कर देते हैं? गिद्ध कर देते हैं। या फिर कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो उन्हें मिला देते हैं। एक ये कहानी, ये एक फ्रेज भी होता है कि ज़्यादा लालच करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें एंड में इस मिट्टी में ही मिल जाना है। मिट्टी का ही होके मिट्टी में ही मिलना मतलब कि जब डेथ हो जाती है तो कुछ नहीं मिलने वाला, हम कुछ साथ लेके नहीं जाने वाले हैं, हम सारे के सारे इसी धरती पर मिट्टी में मिल जाएंगे। तो कभी भी हमें ज़्यादा लालच किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। तो यहाँ बात आ गई डिकम्पोजर मतलब उस पर्टिकुलर एनिमल या ह्यूमन बीइंग जो भी, उसको एकदम अंदर तक खा जाना, पूरा फिनिश कर देते हैं, वो डिकम्पोज कर देते हैं। इसका मतलब एग्जांपल्स में आ गए वल्चर्स मींस गिद्ध जिसे हम बोलते हैं, हाइनास एक एनिमल है, माइक्रोब्स छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो एकदम समतल बराबर कर देते हैं। अब देखिए ऊपर है आपकी एक तरीके से साइकिल हम जिसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले सन है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट्स है। प्लांट्स को कंज्यूम किया हर्बीवोरस ने। हर्बीवोरस के बाद उन्हें कंज्यूम कौन कर रहा है? ओमनीवोरस मतलब प्लांट्स और एनिमल दोनों खाने वाला। तो यहाँ पर हर्बीवोरस को कंज्यूम किया ओमनीवोरस ने। उसके बाद यहाँ पर एक मिनट ना, वेट फॉर अ वाइल। यहाँ पर हम कार्निवोरस को देख रहे हैं जो क्या खा रहे हैं आपके, वो कंज्यूम कर रहे हैं कार्निवोरस। अगर हम इस मैप में सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कार्निवोरस कंज्यूम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मीट को, और वही ओमनीवोरस दोनों को कंज्यूम कर रहे हैं। ये रहे आपके कार्निवोरस। इनको समाप्त, अगर इनकी डेथ हो जाती है इन सब की, तो इनको एकदम फिनिश कौन कर देता है? एकदम मिट्टी में कौन मिला देता है? आपके डेट्रिटोरस। अब यहाँ पर हम इन्हें डिकम्पोजर्स भी बोल सकते हैं, जैसे आपके माइक्रोब्स हो गए, वल्चर्स हो गए, हाइनास हो गए एक्सेट्रा। तो हम कहाँ से आए थे? मिट्टी में से बने और मिट्टी में ही जाके मिल जाते हैं। तो कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना है, कभी भी किसी बात की ऐसी लालसा नहीं करनी है जिससे किसी को भी प्रॉब्लम हो। So by this class we have completed two topic, which is the very first topic is how large is an ecosystem, and after that we have one topic which is
We have also done the previous topic, that is the example of ecosystem examples. We have compared the two areas. First is Assam, the second one is the Ladakh region, and then we have done the how large is an ecosystem. एक pond का भी बड़ा ecosystem हो सकता है. उसके बाद हम लोगों ने interaction देखा है biotic और biotic का. We have done the autotrophs and heterotrophs. After that we have done this cycle, a kind of this cycle, and in we have also done this table. What you have to do in your homework is you have to make a table. ये जो डायग्राम, ये जो स्लाइड है, आपको उसे बनाना है. डायग्राम नहीं बनाने हैं, आपको बस ये बताना है कि 4 तरीके से हम लोग किस तरीके से बायोटिक एनवायरनमेंट में लोग ये जो सारे के सारे आपके पोर्शंस हैं वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, और उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है. मीन्स ये जो पूरी टेबल है उसको एक्सप्लेन करना है. एंड आफ्टर दैट एक फूड चेन वाला डायग्राम बनाना है. तो फूड चेन आपको साइंस में भी बहुत बार बनाने को मिल चुकी होगी, सो इट इज ईजियर टू यू. फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. सेकेंड क्वेश्चन, make the diagram of this slide, not draw this diagram. ये स्लाइड बनाने के बाद आपको फूड चेन की जो एक साइकिल होती है उसको एक बार ड्रॉ करना है इन द वाइट कलर पोर्शन. ड्रॉइंग हमेशा वाइट कलर पोर्शन में ही ज्योग्राफी के अंदर करेंगे. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल दीज टॉपिक्स वेरी वेल. दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.